हेलो दोस्तों आज जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात करने वाला हूँ वो म्यूचुअल फंड हाउस और वो म्यूचुअल फंड दोनों ही अपने आप में थोड़े यूनिक हैं। अगर पहले हम बात करें म्यूचुअल फंड हाउस की तो यहाँ पर आपको 20-30 म्यूचुअल फंड्स देखने को नहीं मिलेंगे। ये पूरा म्यूचुअल फंड हाउस सिर्फ 3-4 म्यूचुअल फंड्स ही हैंडल करता है और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी ज़्यादा ये लोग रखते हैं यूनिट होल्डर्स के साथ। ये शायद इकलौता ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जो ईयरली अपनी यूनिट होल्डर्स के साथ एक मीटिंग रखता है जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस कंपनी को क्यों अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं यूनिट होल्डर्स के। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रांसपेरेंसी लाता है। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और ये भी काफ़ी यूनिक है अपने आप में क्योंकि ये इंडियन इक्विटी और फॉरेन इक्विटी दोनों में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और जो भी कंसर्न रेगुलरली यूनिट होल्डर के मन में आते हैं उसको काफ़ी अच्छे से एड्रेस किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का चला गया है। तो यूनिट होल्डर्स के मन में थोड़ा डाउट आने लगा है जिसको उसके म्यूचुअल फंड हाउस ने क्लैरिफाई किया है कि अभी 10,000 करोड़ तक और भी इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों आज डिटेल में देख लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की डिटेल। तो दोस्तों ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड के पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी मार्केट कैप की कंपनीज में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है और अगर हम टोटल कंपनीज पे बात करें तो 27 कंपनीज सिर्फ इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी चल रही है। अब अगर हम इसके लॉन्च डेट पे बात करते हैं तो मई 2013 इस फंड की लॉन्च डेट। वहीं इसके अगर हम फंड मैनेजर पे यहाँ पर बात करते हैं तो मिस्टर राजीव ओंकार और मिस्टर रौनक ओंकार इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन। तो यहाँ पर बहुत अच्छी हमें लॉन्जिटिविटी दिख रही है अगर हम इसके मैनेजर्स पे बात करते हैं। वहीं जो इसके डेट सिक्योरिटीज को मैनेज करते हैं वो है मिस्टर राज मेहता जो 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फंड मैनेजर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी है। ये एक बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी फंड के लिए। अब अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट पे यहाँ पर बात करते हैं तो ये फंड 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी हैंडल कर रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे तो इसने सबसे ज्यादा जो अपना पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 58% के आसपास। वहीं मिड कैप कंपनीज में 30% और स्मॉल कैप कंपनीज में रिलेटिवली काफी कम पैसा लगा रहा है, 5.5% के आसपास ही ये पैसा लगा रहा है। तो दोस्तों इस फंड की एक खासियत ये है कि ये इंडियन इक्विटी के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा लगाता है। तो अब अगर इसकी हम बायरफिकेशन देखें यहाँ पर तो इंडियन इक्विटी में ये 65% के आसपास पैसा लगा रहा है। वहीं ओवरसीज में यानी कि फॉरेन इक्विटी में ये 28.52% के आसपास पैसा लगा रहा है और इसके अलावा कैश एंड अदर इक्विपमेंट यहाँ पर 6% के आसपास हमें दिख रहे हैं। तो इन्होंने जो कैश रखा हुआ है वो इसीलिए रखा हुआ है कि ताकि कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको दिखती है मार्केट में तो ये उस कंपनी को अपने फंड में ऐड कर सकें। और ओवरसीज में भी काफ़ी अच्छी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, 28% के आसपास इन्होंने बहुत अच्छी कंपनीज को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे तो इसकी एक्सपेंस रेशियो चल रही है 0.89% जो कि कैटेगरी एवरेज 1.19 से काफ़ी कम है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी एक्सपेंस रेशियो आप इसको मान सकते हैं, काफ़ी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो ये फंड चार्ज कर रहा है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड के एग्जिट लोड अभी क्या चल रहा है। अब अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको 2% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और अगर आप 1 से 2 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा और अगर आप 2 साल के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको यहाँ पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड की रिस्क रेशियोज इसके बारे में क्या बता रही हैं। अब अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे पहले बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बेहद कम चल रहा है, 15 के आसपास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिख रहा है। वहीं अगर हम शार्प रेशो देखते हैं तो इसकी शार्प रेशो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, 1.12 है। और अगर हम टर्नओवर पे बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो इसकी सिर्फ 10% चल रही है। अब अगर हम इसको इसकी कैटेगरी एवरेज से यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 18.83 है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड कितना वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में और ये जितना कम होता है उतनी एक फंड की स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रही है। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो रिस्क कम लेकर ज़्यादा रिटर्न क्या जनरेट कर पा रहा है या नहीं, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही एक फंड के लिए अच्छा है, यानी कि वो कम से कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है और ये भी इसका काफ़ी अच्छा है 1.12। वहीं टर्नओवर रेशो ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा अपने जो कंपनीज है उसके पोर्टफोलियो में उसको बाय और सेल कर रहा है
और ये भी जितना कम होता है उतनी ज़्यादा फंड की कन्विक्शन दिखाता है कि उसने जो कंपनीज अपने फंड में ऐड की है वो कितने लॉन्ग टर्म के लिए उसने ऐड की है। तो यहाँ पर इसकी टर्नओवर भी बेहद अच्छी है, सिर्फ 10% की टर्नओवर रेशियो है, यानी कि ये फंड जो भी कंपनीज को लेता है उसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड में ऐड करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने किन सेक्टर्स में मेजरली पैसा लगाया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें तो इसने सबसे ज्यादा अपना पैसा है जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है, लगभग 38% के आसपास। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में यहाँ पर फॉरेन कंपनीज भी हैं इसके पास काफ़ी, और इंडियन कंपनीज भी इसने काफ़ी ऐड की हुई है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 20.51% पैसा है। उसके अलावा ऑटोमोबाइल सर्विस और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसने अच्छा खासा यहाँ पर एलोकेशन किया हुआ है। और इस फंड की सेक्टर एलोकेशन पे भी मैं बात करूँ तो सेक्टर एलोकेशन भी इसकी काफ़ी कंसंट्रेटेड है। सिर्फ 6 या 7 सेक्टर इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे मेजर पार्ट इसका 5 सेक्टर्स में यहाँ पर कवर हो रहा है। तो ये पोर्टफोलियो इसका सेक्टर वाइज भी कंसंट्रेटेड है और कंपनी वाइज भी काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये फंड फॉलो करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसकी पोर्टफोलियो में टॉप 10 इंडियन कंपनीज कौन सी है। तो अब यहाँ पर अगर हम पहले टॉप 10 इंडियन कंपनीज पे देखते हैं तो सबसे ज्यादा होल्डिंग इसकी बजाज होल्डिंग्स में है 8.5% के आसपास। वहीं आईटीसी में भी इसका अच्छा खासा एलोकेशन है 8% के आसपास। इसने अभी रिसेंट में आईटीसी में अपनी एलोकेशन थोड़ी सी और बढ़ाई है, यहाँ पर दिख रहा है जो मुझे। परसिस्टेंट सिस्टम में 6% पैसा है। वहीं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में 5%, हीरो मोटोकॉर्प में भी 5%, एचसीएल में भी 5%, एम्फेसिस, एमसीएक्स, सीडीएसएल और आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर इसके टॉप 10 इंडियन कंपनीज के पोर्टफोलियो में मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका पोर्टफोलियो आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इसने ग्रोथ और वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को मिक्सचर किया हुआ है। मेजरली यहाँ पर वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज हैं, जैसे कि आईटीसी है, हीरो मोटोकॉर्प है। इन कंपनीज में उम्मीद है कि आगे जाके ये फंड कंपनीज और भी अच्छा करने वाली हैं, तो इसने वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज को फॉर अ लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पोर्टफोलियो में फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में टोटल फॉरेन कंपनीज कौन कौन सी है और कितना परसेंटेज यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसकी फॉरेन कंपनीज पे बात करते हैं तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 5 फॉरेन कंपनीज हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अगर देखते हैं हम 7% के आसपास। उसके अलावा फेसबुक में भी 6% है, अमेजॉन में 5%। उसके अलावा गूगल क्लास सी और गूगल क्लास ए में इसने 4% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। वहीं सुजुकी मोटर्स भी यहाँ पर 2% दिख रही है। तो दोस्तों इसने फॉरेन कंपनीज में भी काफी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। सिर्फ 4-5 कंपनीज यहाँ पर ऐड की हुई है, लेकिन उनको एलोकेशन इसने काफी अच्छा खासा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो को फॉलो करता है। और अगर आप इसका फॉरेन पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग सारी जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जिनकी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ का और भी ज्यादा उम्मीद हमें यहाँ पर लगाई जा रही है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस फंड ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न कैसे दिए हैं। तो अब अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे इसकी बात करें, अगर आपने 10,000 रुपए लगाए होते 1 साल पहले तो वो 10,000 रुपए आपके इस फंड ने 16,000 रुपए बना दिए हैं। वहीं अगर आपने 5 साल पहले यही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका 25,000 रुपए हो गया, यानी कि 20% के आसपास की इस फंड ने रिटर्न जनरेट की है। और अगर आपने इसकी इंसेप्शन में यानी कि मई 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा आपका इसने 44,000 रुपए बना दिया है। रिटर्न इस फंड ने काफी अच्छी दी है, इसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। और इसका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी कंसंट्रेटेड है। ये सिर्फ लिमिटेड कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। अब अगर हम SIP इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात करें तो अगर आप 1,000 रुपए पर मंथ से इस फंड में SIP करा रहे होते तो 5 सालों में वो 60,000 रुपए आपके इस फंड ने 1,08,000 बना दिए, यानी कि 24% के आसपास की इस फंड ने आपको रिटर्न जनरेट की है पिछले 5 सालों में। वहीं अगर हम 1, 2 और 3 सालों में भी यहाँ पर देख रहे हैं तो भी रिटर्न काफी अच्छी यहाँ पर दिख रही है। और ये फंड अपनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये अपना फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी फंड की जो क्वालिटी है वो सिर्फ उसकी रिटर्न से नहीं देख सकते हम, हमें ये भी चीज देखनी जरूरी है कि वो फंड अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है क्या उसको बीट कर पा रहा है, और अगर बीट कर पा रहा है तो कितना कंसिस्टेंटली वो हर साल उसको बीट कर पा रहा है। तो अब
अगर हम इसको भी कंपेयर करें इसके बेंचमार्क इंडेक्स से यहाँ पर, तो अगर हम 1 साल में देखते हैं तो इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 63% की रिटर्न दी है, वहीं इस फंड ने 62% की रिटर्न दी है। तो 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर आप 2, 3 और 5 सालों में यहाँ पर देखते हैं तो इस फंड ने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। ये जो इसकी रिटर्न की कंसिस्टेंसी है, ये इसकी अभी पॉपुलैरिटी में भी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस फंड में ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी से ज्यादा वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में विश्वास रखती है, और इसके फंड मैनेजर ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में खुद ये बोला है कि हो सकता है आगे आने वाले 1-1.5 साल तक ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म ना करे, अपने बेंचमार्क को बीट ना कर पाए। लेकिन इस फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो भी यही रहती है। ये फंड हमेशा एक ही चीज मानता है कि फॉर अ लॉन्ग टर्म हमारे फंड में आप इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म में हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने बेंचमार्क को बीट कर पाएंगे। तो आप लोग भी अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप 1-1.5 साल के लिए सोच रहे हैं तो हो सकता है ये फंड थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, और आपको पेशेंस यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर 1-1.5 साल में इस फंड में आ सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड काफी अच्छा अभी भी दिख रहा है। मेरी तरफ से दोस्तों आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।